हेलो फ्रेंड्स। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानने वाले हैं। आप में से कुछ लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे होंगे या कुछ लोग निवेश करने का सोच रहे होंगे। आप सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड एक बाजार में निवेश का बहुत बढ़िया माध्यम है। शेयर मार्केट में सीधा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना, स्वयं शेयर का चुनाव करना, कंपनीज का चुनाव करना और उनके शेयर्स खरीदना और एक फिक्स स्ट्रैटेजी के तहत उसमें ट्रेडिंग करना, ये बहुत बढ़िया रिटर्न देने वाला माध्यम है। स्टॉक मार्केट के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं उसकी तुलना किसी भी अन्य प्रोडक्ट से हम नहीं कर सकते। किंतु उसके बाद भी म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है या म्यूचुअल फंड का जो एडवांटेज है हम उसको दुर्लक्षित नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड के द्वारा अगर आप निवेश कर रहे हैं बाजार में तो एक ये आपको कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट का और रिटर्न देने का माध्यम बन सकता है। अब म्यूचुअल फंड साइलेंटली आपका बाजार में निवेश करवाता है और उसके सहारे आपको एक सही दिशा में सिक्योरली बाजार में निवेश करवाता है। बहुत हद तक ये सिक्योर होता है। बाजार में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, म्यूचुअल फंड आपको लंबे समय के बाद अच्छे ही रिटर्न देगा। क्यों देगा और कैसे देगा, ये आज हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड, इसमें क्या अंतर है? तो म्यूचुअल फंड मतलब मैं उसका बेसिक ढांचा पहले बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है। हमें आमतौर पर लगता है कि मैं किसी कंपनी को पैसे देता हूँ और वो पैसे मेरे बिहाफ में कहीं पे निवेश करते हैं और मुझे रिटर्न बना के देते हैं। तो ये कुछ गलत व्यू नहीं है, किंतु इस व्यू को थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा, थोड़ा सा आकार देने का प्रयास करूंगा। म्यूचुअल फंड मतलब एग्जैक्टली होते क्या है? तो बाजार में जितनी आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आप देखते हैं, टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, तो जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में अपने विशेष प्रकार से योगदान से अच्छा नाम कमाया है और अच्छा ट्रस्ट कमाया है, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने अपने नाम से म्यूचुअल फंड ट्रस्ट चालू की है। तो एचडीएफसी बैंक हम सभी को पता है, उनकी सर्विस भी हमें सबको पता है। तो फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड कैसे बनते हैं? तो एचडीएफसी बैंक जैसे समूह को ऐसा लगा कि बाजार में लोग जब निवेश करते हैं तो आमतौर पे ये जो 5 सूत्र हमने सीखे थे, नियमित रूप से अभ्यास, नियोजन, नियम, सातत्य और पेशेंस, ये वो मेंटेन नहीं कर पाते और अधिकतर लोग बाजार में लॉस लेते हैं। तो ऐसे सर्वसामान्य लोगों को, आम लोगों को बाजार में चैनलाइज इन्वेस्टमेंट करने का एक माध्यम दिया जाए, इसके लिए म्यूचुअल फंड का गठन हुआ। सबसे पहला म्यूचुअल फंड यूटीआई ने चालू किया भारत में और उसके बाद अन्य कई सारे कंपनीज ने अपने नाम से ट्रस्ट चालू की और म्यूचुअल फंड में योगदान दिया। तो जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल एचडीएफसी कंपनी ने अपने नाम से ट्रस्ट स्थापन की। तो म्यूचुअल फंड ये कोई कंपनी नहीं होती, बेसिकली ये ट्रस्ट होती है। और ट्रस्ट यानी विश्वस्त, जिसको हम कहते हैं। विश्वस्त यानी क्या? जो भी संपत्ति उनके पास आएगी उस संपत्ति का उसका विनियोग जो रहेगा उस संपत्ति का, वो विश्वस्त के रूप में करेंगे। तो वो विश्वस्त यानी जो उसके पास जो भी संपत्ति है वो उसकी निजी संपत्ति नहीं है, ऐसा वे मानते हैं और उस हिसाब से उसका व्यवहार करते हैं, उसको हैंडल करते हैं। तो एचडीएफसी ने अपने नाम से ट्रस्ट स्थापन की। इसमें उनका भी एक स्वार्थ है। उनका क्या स्वार्थ है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ना होती तो क्या होता? तो हमने जैसे पहले भी देखा है कि अधिकतर लोग बाजार में लॉस लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्वयं की गलतियां, वो उनके खुद के साइकोलॉजी को मैनेज नहीं कर पाते और उसके कारण वो लॉस में जाते हैं। और ये स्ट्राइक रेट कितना है? मोर देन 95% पीपल आर गेटिंग लॉसेस इन द स्टॉक मार्केट ईयर ऑन ईयर। सो अगर यही स्ट्राइक रेट रहा तो होगा क्या? तो स्टॉक मार्केट का नाम खराब होता जाएगा। वैसे आज भी वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, किंतु अधिकतर लोग बाजार में लॉस लेने के कारण वो अपने सभी सगे संबंधी जो है उनको यही सलाह देते हैं कि स्टॉक मार्केट के चक्कर में मत पड़ो, वहां पे निवेश मत करो, वहां पे पैसा डूबता है। स्टॉक मार्केट यानी जुआ है। अब ये उनका कथन जो है वो अर्ध सत्य है, हम सभी को पता है अभी ये, क्योंकि हमने अभी स्टॉक मार्केट का कोर्स कंप्लीट किया है। अभी तक हमने स्टॉक मार्केट को अच्छे से जाना है। तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, प्रॉफिट के लिए क्या क्या आवश्यक है, वो सारी चीजें हमने देखी। मगर ये सारी प्रक्रिया बहुत जटिल है, ये भी हमें पता है। तो अधिकतर लोग स्टॉक मार्केट के प्रति नेगेटिव, नकारात्मक हो जाते हैं और फिर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूरी रहेगी या फिर कंसिस्टेंटली मार्केट में निवेश करने के स्थिति में नहीं रहेगी। और अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा? अगर इन्हीं बड़ी कंपनियों को, इन्हीं बड़ी इंडस्ट्रीज को अगर फिर से कोई कंपनी के लिए लोगों के सामने जाके हाथ फैलाने पड़े, यानी आईपीओ की पेशकश उनको करनी है, तो फिर लोग आएंगे ही नहीं और आईपीओ में निवेश करेंगे ही नहीं, उसे दूर भागेंगे, शेयर मार्केट की तरफ थोड़ा सा शंका से देखेंगे। तो फिर क्या होगा? उनको कैपिटल नहीं मिलेगा और ऐसी कंपनियों को अगर कैपिटल नहीं मिला तो उन कंपनियों का भी विस्तार नहीं होगा और उसके साथ साथ देश की इकोनॉमी को भी ठेस पहुंचेगी। तो ऐसे में सामान्य लोगों को स्टॉक मार्केट में एक चैनलाइज इन्वेस्टमेंट का एक माध्यम मिले, इसके लिए म्यूचुअल फंड का गठन हुआ। एक तो स्वयं ट्रेडिंग करो, डिसिप्लिन से, अनुशासन से काम करो, स्ट्रैटेजी बना के काम करो, तो मार्केट में आपको रिटर्न्स मिलेंगे। या फिर आप दूसरा पर्याय यूज कर सकते हैं, वो है पीएमएस सर्विसेज।
पीएमएस सर्विसेज यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। यहाँ पे क्या होता है कि आप आपका फंड आपके अकाउंट में रखते हैं और पीएमएस सर्विसेज को हायर करते हैं। और पीएमएस सर्विसेज क्या करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं, वो आपका पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं यानी शेयर आप ही खरीदेंगे और आप ही बेचेंगे, मगर वो हर बार आपको सुझाव देंगे और आपके पूरे पोर्टफोलियो को ट्रैक भी करेंगे। मगर पीएमएस सर्विसेज हायर करने के लिए आपकी निवेश की मिनिमम मर्यादा जो है, न्यूनतम मर्यादा जो है वो 50 लाख की है। तो बेसिक टिकट साइज 50 लाख से शुरू होगी। और जहाँ पे सामान्य लोग जो साल भर में कैसे वैसे करके 20,000 रुपए 50,000 रुपए निवेश कर सकते हैं, उनको तो फिर वो पीएमएस सर्विसेज हायर करना संभव ही नहीं है। तो ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए, फिर उन्होंने कैपिटल मार्केट रिसर्च सेंटर का क्लास करना चाहिए, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और स्वयं निवेश करना चाहिए। ये सत्य है, किंतु कितने लोग ये कर पाते हैं, उतना समय दे पाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के लिए भी एक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा वो मार्केट में चैनलाइज इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, एक तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा है। अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो सबसे अच्छा मार्ग क्या है, आप स्वयं गाड़ी निकालो, स्वयं गाड़ी चलाते हुए उस स्थान तक पहुंचिए। तो वो पूरा कस्टमाइज हो जाएगा, आपके द्वारा ड्राइव किया हुआ मार्ग रहेगा, है ना। आप स्वयं ड्राइव करेंगे तो आप जहाँ चाहे रुक सकते हैं, जहाँ चाहे फिर से आगे बढ़ सकते हैं। या फिर दूसरा पर्याय है कि आप कैब बुलाओ, आपके द्वार से जर्नी शुरू हो जाएगी और फिर जहाँ आपको जाना है वहां तक वो आपको पहुंचाएगा। ठीक है, चालक कोई और रहेगा, आप केवल पीछे बैठेंगे और आप केवल डेस्टिनेशन बताएंगे और वहां तक वो जाके आपको छोड़ेगा। तीसरा ये होता है लोकल ट्रांसपोर्ट। वो कैसे होता है, वो आपके द्वार से निकलता है क्या। लोकल ट्रांसपोर्ट को आपको क्या करना पड़ता है, उनके स्टेशन पे जाना पड़ता है, बस स्टैंड है या फिर रेलवे स्टेशन है, वहां पे जाना पड़ेगा और वो आपको छोड़ेगा कहाँ, जहाँ पे आपको जाना है, किसी दूसरे घर में जाना है, तो वहां पे आपके गेट के सामने तक नहीं छोड़ेगा, वहां के नजदीक के स्टेशन पे आपको उतरना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस प्रकार से होता है। एक तरह से म्यूचुअल फंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। एक बार आप गाड़ी में चढ़ के बैठे तो उसके बाद आप ड्राइवर को ये नहीं बोलेंगे कि इस मार्ग से लेके जाओ, थोड़ा धीरे चलाओ, थोड़ा फास्ट चलाओ। वो उनके तरीके से वो गाड़ी को चलाएंगे और आपको बीच में जहां उतरना है आप स्वयं अलर्ट रहो और जहां उतरना है वहां पे उतर जाओ। मगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको पता है उसकी कॉस्ट भी थोड़ी कम हो जाती है कि नहीं। तो इसका अर्थ क्या है कि म्यूचुअल फंड में आप कम निवेश के साथ भी पूरे बाजार का इन्वेस्टमेंट का आनंद ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड यानी कि आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। इंडेक्स फंड क्या करता है, इंडेक्स में जो कंपनियां अंतर्भूत है उन्हीं कंपनियों के शेयर खरीदता है। जैसे कोई निफ्टी प्लान है, निफ्टी इंडेक्स फंड है, तो वो निफ्टी के 50 जो कंपनियां हैं उन्हीं में निवेश करेगा। और निफ्टी के मैन्युफैक्चरिंग में जो 50 कंपनियां चुनी गई है उनका जो परसेंटेज वेटेज है निफ्टी के मैन्युफैक्चरिंग में, उनके मार्केट कैपिटलेशन के बेस के आधार पर उसी स्टाइल में इंडेक्स फंड निवेश करेगा बाजार में। मतलब इंडेक्स को अगर हम 100% माने और इंडेक्स में टीसीएस का जो वेटेज है अगर वो 9.8% है, तो अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में ही आप निवेश करते हैं तो 100 रुपए भी निवेश करें तो 100 रुपए में से 9.8 रुपए जो है वो टीसीएस में निवेश होंगे। आपको पता है कि टीसीएस का शेयर का प्राइस क्या है, एक शेयर भी टीसीएस का खरीदना है तो मोर देन 3,000 रुपीज आपको लगेंगे। और इंडेक्स में जितने शेयर अंतर्भूत है उनका हर एक शेयर भी, एक एक शेयर भी अगर आप लेना चाहे तो भी इसकी पूरी राशि लाख रुपए से ऊपर हो जाएगी। तो अगर मेरे पास केवल 1,000 रुपए है इस साल निवेश करने के लिए या इस महीने निवेश करने के लिए मेरे पास केवल 1,000 रुपए है, तो मैं इंडेक्स में जो 50 कंपनियां उनमें निवेश कर सकता हूँ क्या इंडिविजुअल लेवल पे? नहीं कर सकता हूँ। मगर इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अगर मैं 1,000 रुपए डालता हूँ हर महीना, तो हर महीना वो 1,000 रुपए उन्हीं 50 कंपनियों में उसी प्रोपोर्शन के साथ निवेश होंगे। क्यों? ये क्यों संभव है? क्योंकि मेरे जैसे 1,000 रुपए निवेश करने वाले हजारों लोग उसी फंड में निवेश कर रहे होते, तो उनके पास करोड़ों की राशि वहां पे उपलब्ध होती है हर महीना, जो कि वो बाजार में इंडेक्स में प्रोपोर्शनेट निवेश कर सकते हैं। और एक तरह से इंडेक्स का जो ग्रोथ है उसका पूरा फ्लेवर मुझे मेरे 1,000 रुपए के निवेश के साथ भी मिल सकता है। पूरे साल भर में अगर इंडेक्स ने 15% की ग्रोथ की, तो फिर मेरे 1,000 रुपए का भी 15% से ग्रोथ होगा। तो भले ही आप इक्विटी मार्केट में सीधे तौर पे निवेश करें, अपनी स्ट्रैटेजी बना के निवेश करें, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने की आप आदत डालिए, इसका फायदा आपको जरूर होगा। ये साइलेंटली मार्केट में निवेश होता रहेगा और आपके अपरोक्ष भी आपके शेयर्स जो है, मतलब आप अगर बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आपको उसको ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ये शेयर ऊपर गया, बेचना चाहिए, फिर खरीदना चाहिए, तो वो अपने आप
आपके बिहाफ में वो जो एक्सपर्ट है वो काम करेंगे। और जो भी बाजार में निवेश करने वाले लोग हैं, वो भी म्यूचुअल फंड में आपका निवेश बाजार में करवाते हैं, वो एक एक्सपर्ट लोग होते हैं। केवल एक्सपर्ट होते हैं ऐसा नहीं है, वो सारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के तहत करते हैं, योजना के तहत करते हैं। उनसे चूक होने की संभावना जीरो हो जाती है, क्योंकि बेसिकली वो जो पैसा निवेश करते हैं वो उनका खुद का नहीं होता। तो अगर खुद का पैसा है तो लोग आसक्त होते, फिर वाइजली डिसीजन लेना उनके लिए संभव नहीं होता, लोगों के लिए। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर, अगर फंड मैनेजर बाजार में निवेश करेगा तो वो स्ट्रैटेजी के तहत निवेश करेगा। उसका खुद का घर का पैसा नहीं होने के कारण जो है जैसा है वैसा वो निवेश करता जाएगा। और क्योंकि पैसे के प्रति वो अपनी आसक्ति नहीं दर्शाते, और उसके कारण क्या होता है, साइकोलॉजिकल मिस्टेक भी नहीं वो करते, और साइकोलॉजिकल मिस्टेक ना होने के कारण उनका निवेश अच्छे से होता है। वहां पे कोई भी और दूसरा फंड मैनेजर आके बैठे, वो निवेश उसी स्ट्रैटेजी के तहत करेगा, तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है। अभी म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देते हैं, तो आपने वो लाइन पढ़ी होगी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये मेरा भी उत्तर यही है। किंतु अभी तक का जो सिनारियो है, जितना आप लंबे समय तक निवेश करेंगे उतना आपका जो निवेश है वो निखरता है और आपको बहुत बढ़िया रिटर्न देता है। जितना आप लंबे समय तक बाजार में निवेश करेंगे, म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, उतनी आपको निगेटिव रिटर्न्स मिलने की संभावना कम होती जाती है। ये ड्यूरेशन वाइज है, जितना कम ड्यूरेशन के लिए आप निवेश करेंगे उनमें निगेटिव रिटर्न्स की संभावनाएं बढ़ जाती है। जितना लंबे समय के लिए आप निवेश करेंगे उतनी वो निगेटिव रिटर्न्स की संभावनाएं कम हो जाती है और प्रॉफिट की संभावना बढ़ जाती है। मैं स्वयं भी स्टॉक मार्केट में सीधा प्रैक्टिस करता हूँ, किंतु उसके पश्चात भी मैं म्यूचुअल फंड में भी अच्छी खासी निवेश करता हूँ, और अभी तक आज तक म्यूचुअल फंड ने मुझे निगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए। मतलब तात्कालिक निगेटिव रिटर्न्स मिले होंगे, किंतु अगर मैंने वहां पे एग्जिट किया तब वो निगेटिव रिटर्न रियलाइज रिटर्न होंगे ना। मैंने उस समय अगर एग्जिट की ही नहीं तो कुछ ही समय में वो फिर से ऊपर गई है, और उसके बाद मुझे पॉजिटिव रिटर्न्स भी मिले। तो मैंने ऐसे भी कालखंड देखे जहां पे मेरे साल भर में 78, 80%, 82% रिटर्न्स मिले। कई बार तो 25-26%, 35% तक रिटर्न भी मिले हैं। मगर मैं आपको यह आशा नहीं दिखाऊंगा कि हर बार आपको भी ऐसे रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास मार्केट में निवेश की एक स्ट्रैटेजी है, म्यूचुअल फंड में निवेश की भी एक स्ट्रैटेजी है। इसके कारण मैं क्या करता हूँ, उसमें चर्निंग करता हूँ, और उसके चर्निंग के साथ मुझे इफेक्टिवली रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं। वो चर्निंग कैसे करनी है मैं आगे आपको सिखाऊंगा, कब करनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहनी चाहिए ये भी बताऊंगा। एज गुड एज स्टॉक मार्केट या एज गुड एज पीएमएस जैसे रिटर्न्स मैंने कई बार म्यूचुअल फंड में प्राप्त किए। मगर मिनिमम की अगर बात करें तो 12-13-15% के आसपास इक्विटी म्यूचुअल फंड तो आराम से रिटर्न देते हैं लंबे समय में। और डेट म्यूचुअल फंड आपको बैंक में जितना रिटर्न्स मिलेगा एफडी में, उससे 1-8% ज्यादा देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एचडीएफसी ने अपने नाम से एक ट्रस्ट स्थापन किया, तो ये ट्रस्ट डायरेक्ट मार्केट में लोगों से पैसा नहीं लेती। वो ट्रस्ट क्या करती है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करती है। म्यूचुअल फंड के विषय को शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि म्यूचुअल फंड के ऊपर रेगुलेटरी बॉडी कौन है, तो सेबी स्वयं है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस सेबी का कंट्रोल स्टॉक मार्केट पे है, उसी सेबी का कंट्रोल आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर भी है। तो सेबी के सारे नियमों में रह के ही म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अपना पूरा कार्य करना पड़ता है। क्लियर? तो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से भले ही एचडीएफसी ने अपने नाम से एक ट्रस्ट स्थापन की हो, एक तरह से ये पब्लिक वेलफेयर की एक्टिविटी है, फिर भी ट्रस्ट का नाम केवल एचडीएफसी ने दिया है, क्योंकि इसके लिए लगने वाली जो डिपॉजिट्स होते हैं वो डिपॉजिट्स एचडीएफसी समूह देता है। किंतु एचडीएफसी ये ट्रस्ट जो है म्यूचुअल फंड है, जिसको म्यूचुअल फंड हाउस कहते हैं लोग, या एचडीएफसी ट्रस्ट कहते हैं या म्यूचुअल फंड कहते हैं, तीनों एक ही है। तो जो ट्रस्टी रहेंगे इसके, उनमें से एक भी व्यक्ति सीधे तौर पे एचडीएफसी समूह के किसी भी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। ये ट्रस्टी स्वतंत्र रहेंगे। एचडीएफसी का नाम है, जैसे कोई इलेक्शन चुनाव की पार्टियां रहती है, उनमें क्या होता है, किसी नेता का बेटा या बेटी या पोता वही आगे चल के उनके प्रमुख दावेदार रहते हैं, या फिर उस पार्टी में उनका कोई महत्वपूर्ण स्थान होता है, वो सीधा उस नेता के फैमिली से बिलोंग करने वाले होते हैं, है ना। तो वैसा यहाँ पे नहीं होगा। भले नाम एचडीएफसी का है, मगर उनके सारे ट्रस्टी है ये स्वतंत्र रहेंगे और उनका एचडीएफसी समूह से कोई भी संबंध नहीं रहेगा। तो एचडीएफसी ट्रस्ट क्या करती है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करती है। और हाँ, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो रहेगी वो एचडीएफसी समूह की सब्सिडरी कंपनी रहेगी, किंतु उसके भी जो डायरेक्टर्स रहेंगे, अगर 4 डायरेक्टर्स है उसमें से केवल एक ही डायरेक्टर एचडीएफसी समूह से बिलोंग करेगा। बाकी सारे डायरेक्टर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जिनका
योगदान है या उनका जिनका एक्सपीरियंस है वही वहां पे रहेंगे। और वो अभी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी ये क्या करती है, इस ट्रस्ट के बैनर के अंदर कई सारी स्कीम्स बाजार में उतारती है। हर एक स्कीम को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। अगर आप इस ट्रस्ट को यानी फंड हाउस को अगर म्यूचुअल फंड कहते हैं तो भी सही है, किसी पर्टिकुलर एक स्कीम को अगर म्यूचुअल फंड कहते हैं तो भी सही है। ठीक है, अभी इतनी सारी 150 अलग अलग स्कीम्स रहेगी। इतनी सारी अलग अलग स्कीम्स क्यों होती है? तो एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट का तरीका, इसके आधार पे ये अलग अलग स्कीम्स बाजार में रहती है। तो एएमसी ब्रिंग्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स अंडर ट्रस्ट नेम, ट्रस्ट बैनर। ईच स्कीम हैव अ डिफरेंट पोर्टफोलियो। हर एक स्कीम का पोर्टफोलियो अलग रहेगा। एयूएम जिसको हम कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट मीन्स फंड मैनेज बाय द स्कीम, वो अलग रहेगा। एंड इट इज मैनेज डिफरेंटली इवन दो स्कीम्स आर फ्रॉम सेम एएमसी। एक ही एएमसी के द्वारा ये सारी स्कीम्स भी अगर बाजार में कार्यरत है तो भी हर एक स्कीम का पोर्टफोलियो अलग रहेगा। अगर आपने इस स्कीम में निवेश किया है तो आप जैसे सैकड़ों हजारों लोग इसी स्कीम में अगर निवेश कर रहे हैं, कुछ हजार लोग इसमें निवेश कर रहे हैं, तो भले ही दोनों स्कीम्स एचडीएफसी की ही है, फिर भी उसके पश्चात भी दोनों का पोर्टफोलियो अलग रहेगा। इधर का पैसा उधर नहीं, उधर का पैसा इधर नहीं, ये स्वतंत्र रूप से संचालित होगी। ठीक है, ईच स्कीम हैव अपॉइंटेड अ डेडिकेटेड फंड मैनेजर बाय एएमसी। हर एक स्कीम के लिए एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा, जो फंड मैनेजर उस स्कीम को डेडिकेट रहेगा। अभी होता यह है कि बहुत सारे स्कीम में एक ही फंड मैनेजर आपको दिखेगा, भले ही वो एक ही फंड मैनेजर हो मगर वो अलग अलग स्कीम को अलग अलग प्रकार से मैनेज करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इधर का पैसा दूसरे स्कीम में नहीं जाएगा, दूसरे स्कीम का पैसा तीसरे स्कीम में नहीं जाएगा। जैसे अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गांव जाना है, महाराष्ट्र के अंदर ही हम बात करें, तो मुझे अगर बस से जाना है किसी गांव में, नासिक जाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्वारगेट या शिवाजी नगर जैसे बस डिपो रहेंगे, वहां पे जाऊंगा। वो बस डिपो किसके हैं? स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, एसटी महामंडल के ना। तो स्टेट कॉर्पोरेशन ये कंपनी है जिसको सरकार चलाती है, उसी की सारी गाड़ियां वहां पे उस डिपो में आपको दिखाई देगी। ठीक है, किंतु किसी भी मैं बस में चढ़ता हूँ और वहां पे मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे नासिक जाना है, तो वो जाएगा क्या? ड्राइवर आपको नहीं लेके जाएगा। क्यों? एक ही तो कंपनी की गाड़ियां है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो गाड़ी में चढ़ने से पहले हमें उस गाड़ी का लेबल देखना पड़ेगा कि वो गाड़ी वो नासिक जा रही है या छत्रपति संभाजीनगर जा रही है या कोल्हापुर जा रही है, वो हमें देखना पड़ेगा और तभी हम उस गाड़ी में बैठ सकते हैं। सातारा के लिए जाने वाली गाड़ी में बैठे और सोच रहे हैं कि नागपुर जाएंगे, तो संभव ही नहीं है। तो हर एक स्कीम का एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग अलग है। कई लोग मुझे मिलते हैं, वो मुझे कहते हैं कि सर मैंने एसबीआई का म्यूचुअल फंड लिया है और जब अच्छे रिटर्न नहीं मिले। मैं उनको पूछता हूँ कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड कौन सी स्कीम है, नाम क्या है? तो उनको वो नाम नहीं पता होता है, उनको इतना ही पता होता है कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड है। तो फिर एसबीआई ब्लू चिप फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप मिड कैप फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा वैल्यू फंड है, एसबीआई कोई थीमेटिक फंड है, एसबीआई का कोई डेट फंड है, या और किस प्रकार का फंड है? बहुत सारे फंड्स है, बहुत सारे स्कीम्स है। इसमें से कौन सी स्कीम में आपने निवेश किया होता है ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता। अभी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने और मेरे दोस्त ने एक ही फंड हाउस में निवेश किया है, मतलब एक ही फंड हाउस के साथ निवेश किया है। मैंने भी एसबीआई का म्यूचुअल फंड लिया है और मेरे दोस्त ने भी लिया है, उसको बढ़िया रिटर्न है और मुझे खराब रिटर्न मिल रहा है। ऐसा कब हो सकता है? क्योंकि उनकी स्कीम्स अलग हो सकती है, उनका एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग हो सकता है, मेरा एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग हो सकता है। कई बार तो ऐसा भी होगा, नहीं सर मैंने और मेरे दोस्त ने एक ही स्कीम में निवेश किया है, फंड हाउस तो एक ही है बाय डिफॉल्ट, स्कीम भी एक है, फिर भी मुझे अच्छा रिटर्न और मेरे दोस्त को खराब रिटर्न है। क्यों? टाइमिंग का इशू है। आपने जब इंडेक्स जब 6000 की वैल्यू थी तब अगर आपने निवेश किया है और आज अगर इंडेक्स की वैल्यू 18,000 पार है तो आपको बढ़िया रिटर्न मिले होंगे, है ना। बीच में तो इंडेक्स की वैल्यू 20,000 को भी टच करके आई है। तो अगर आपके दोस्त ने 20,000 जब इंडेक्स था तब निवेश किया होगा और अभी इंडेक्स की वैल्यू 18,000 है तो उसको निगेटिव रिटर्न है और आपको बढ़िया रिटर्न है। तो टाइमिंग भी इशू होता है और इन्वेस्टमेंट का तरीका भी अलग हो सकता है, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट वर्सेस एसआईपी। कई लोगों को अभी तक ये पता नहीं कि एसआईपी ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका है। ये बहुत बड़ा संभ्रम है कि लोगों को लगता है कि एसआईपी ये अलग है और म्यूचुअल फंड ये अलग है। ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर मुझे एसआईपी करनी है। अच्छा, कौन सा म्यूचुअल फंड चुनना है? नहीं सर म्यूचुअल फंड में नहीं, मुझे एसआईपी करनी है। अरे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका होता है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिप कहते हैं इसको, या एसआईपी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि हर एक स्कीम अलग अलग प्रकार से मैनेज होती है। एक स्कीम का पैसा दूसरे स्कीम में नहीं जाएगा और उसके रिटर्न्स भी आपको दूसरे स्कीम में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐसी कई सारी ट्रस्ट या कई सारे फंड हाउस मार्केट में अवेलेबल है। एचडीएफसी है, वैसे एसबीआई है, एक्सिस है,
सुंदरम है, इडलवाइज है, निपॉन है, बिरला है, इन्वेस्को है, एल&टी है, टाटा है, कैनरा रोबेको है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। ऐसी लगभग 49 से अधिक फंड हाउसेस मार्केट में कार्य करते हैं, लोगों का पैसा निवेश करवाते हैं। तो अभी कोई भी स्कीम अगर हम लेते हैं तो उस स्कीम में हम इन्वेस्टर होते हैं। हम क्या करते हैं, हम इस स्कीम में पैसा लगाते हैं, ठीक है, या फिर हम एसबीआई की स्कीम में निवेश करते हैं, या फिर हम एक्सिस की पर्टिकुलर स्कीम में निवेश करते हैं, या फिर इन्वेस्को के स्कीम में आप निवेश करते हैं। और किसी भी एक स्कीम में हम जब निवेश करते हैं तो हमारे साथ वहां पे सैकड़ों हजारों लोग निवेश कर रहे होते हैं। उन सभी का पैसा मिला के एयूएम बनता है। एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो हर एक स्कीम का एयूएम अलग रहेगा। उसी प्रकार से एयूएम ये शब्द कॉमनली हर जगह पे यूज होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। अभी पर्टिकुलर एचडीएफसी का ट्रस्ट का ईवीएम अगर हम देखें तो क्या होगा, हम कैसे गिनेंगे, तो एचडीएफसी द्वारा संचालित सभी स्कीम्स का एकत्रित एयूएम का आंकड़ा यानी एचडीएफसी एएमसी का एयूएम रहेगा। भले वो एकत्रित स्वरूप में दिखाने के लिए ठीक है, किंतु हर एक स्कीम का एयूएम अलग ही रहेगा। मैं अगर म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ और मेरे 100-200 क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने एडवाइस देके म्यूचुअल फंड में निवेश करवाया है, तो जिन जिन लोगों ने जितना जितना पैसा मेरे अंडर निवेश किया है तो वो हो गया मेरा ईवीएम, जिसमें मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिलता होगा। तो मेरा ईवीएम 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। तो एक तरह से मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ, हैंडल तो वो म्यूचुअल फंड हाउस कर रहा है, ट्रस्ट कर रही है, मतलब एएमसी कर रही है, वो फंड मैनेजर उसमें डिसीजन ले रहा है। किंतु मैं भी कहता हूँ कि ये मेरा ईवीएम है। किसी ब्रोकिंग हाउस द्वारा कई सारे लोग कई सारे म्यूचुअल फंड में कई सारी स्कीम्स में निवेश करते हैं, तो वो जो ब्रोकिंग हाउस है वो कहती है कि तो हमारा ईवीएम 20,000 करोड़ है, 8,000 करोड़ है। 8,000 करोड़ मतलब क्या, वो किसी का पैसा मैनेज नहीं करते, उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए लोगों के बाजार में म्यूचुअल फंड में अलग अलग स्कीम्स में निवेश करवा के दिए है उनके थ्रू, दैट्स इट, ठीक है। तो उससे संभ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि 48+ एएमसीज आज मार्केट में कार्यरत है। एज पर एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड एज पर इन्वेस्टर लाइकिंग देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय एएमसीज। तो लोगों को कहाँ पे निवेश करना है, उनका एरिया ऑफ लाइकिंग क्या है, उस हिसाब से एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट करने की मेथड के हिसाब से अलग अलग स्कीम्स बाजार में उपलब्ध है। बेसिक ढांचा समझ में आ गया, म्यूचुअल फंड कैसे बनते हैं, क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। अभी हम अलग अलग जो स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड की, जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ कलरफुल साइंस यहाँ पे मैंने मेंशन किए, जो हर एक स्कीम के आगे वो जो सिंबल्स है वो मैं लगाऊंगा। उन सिंबल का अर्थ क्या है मैं पहले आपको समझाता हूँ। ड्यूरेशन फॉर विच वी कुड इन्वेस्ट इन द स्कीम, किसी ड्यूरेशन के लिए आपको अगर निवेश करना है तो जो सजेस्टेड ड्यूरेशन है, मतलब आपको सजेस्ट किया गया है कि इस ड्यूरेशन के लिए आप ये इस स्कीम में निवेश कीजिए, आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, तो वो ड्यूरेशन यहाँ पे लिखा गया है। फॉर अ शॉर्ट टर्म यानी 1 to 3 years, उसके लिए मैंने ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किया है। किस कलर का, ये ग्रीन कलर का ट्रायंगल है। तो अगर कोई स्कीम के आगे ग्रीन कलर का ट्रायंगल है तो इसका अर्थ क्या है कि वो स्कीम शॉर्ट टर्म के लिए उपयुक्त है। तो अगर ऐसी स्कीम में कोई लॉन्ग टर्म निवेश करना चाहता है तो वो स्कीम खराब है क्या, बिल्कुल नहीं। ये मिनिमम टेन्योर का ट्रायंगल है, इससे आगे आप निवेश करो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके लिए भी निवेश करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म के लिए यानी 5 से 10 साल के लिए मैंने ब्राउन कलर का ट्रायंगल यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये ब्राउन कलर का ट्रायंगल जिस स्कीम के सामने रहेगा उसमें आपको कितने समय के लिए निवेश का आपको सलाह दी है, 5 से 10 साल के लिए। तो उससे कम के लिए अगर आप निवेश करते तो ये स्कीम जो है आपके लिए सुटेबल नहीं है, या फिर उसमें रिस्क हो सकती है। ये सिर्फ सजेशन है। मीनवाइल ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऐसी किसी स्कीम में निवेश किया है जहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेश करने को आपको सलाह दी गई है, किंतु 3 साल के बाद बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे हैं, संभव है। मगर उससे कम दायरे में अगर आप निवेश करते, कम ड्यूरेशन के लिए निवेश करते, तो निगेटिव रिटर्न्स की संभावनाएं बढ़ जाती है। निगेटिव रिटर्न्स ही मिलेंगे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दीज आर जस्ट सजेशंस। वेरी लॉन्ग टर्म के लिए रेड कलर का मार्क है, मोर देन 10 years, 8 से 10 साल और उसके आगे के टेन्योर के लिए। मीडियम टर्म के लिए मैंने 3 से 5 साल के लिए मैंने ब्लू कलर का ट्रायंगल यहाँ पे मेंशन किया है। रिस्क वाइज अगर हम बात करें तो रिस्क वाइज में लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क के हिसाब से मैंने कुछ कलरफुल डॉट्स मैंने लगाए हैं यहाँ पे। लो रिस्क के लिए मैंने ग्रीन कलर का डॉट यूज किया है, मीडियम रिस्क के लिए मैंने ब्लू कलर का डॉट यूज किया है और हाई रिस्क के लिए मैंने रेड कलर का डॉट यूज किया है, ठीक है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहूंगा कि कोई भी एडवाइजर आपको गारंटेड रिटर्न्स नहीं दिखा सकता, बता सकता,
ठीक है। अगर ऐसा कोई करता है तो ये एक तरह से ऑफेंसिव है या फिर इलीगल है, ठीक है। फिर भी जो भी एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस वाइज जिसमें जितना रिटर्न मिलते हैं उस ग्रेड के हिसाब से मैंने यहाँ पे कुछ डायमंड्स के कलर यूज किए हैं। तो 5 से 9% के रिटर्न जहाँ मिलते हैं वहां पे मैंने ग्रीन कलर का डायमंड यूज किया है। अराउंड -5 टू +11 तक के जो रिटर्न है ये ब्रॉड रेंज है। इससे भी -5 से भी ज्यादा निगेटिव रिटर्न मिल सकते हैं और +11 से भी ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का डायमंड मेंशन किया है। -8 से +14 और उससे अधिक या -8 से भी ज्यादा निगेटिव, इसके लिए मैंने ब्राउन कलर का डायमंड यूज किया है। -10% से +25% तक के रिटर्न्स के लिए मैंने रेड कलर का डायमंड यूज किया है। अगेन ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ये गारंटेड नहीं है इसी रेंज में इसके रिटर्न्स रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ये बार बार आप ध्यान में रखिएगा। मुझे हंसी इसकी आती है, इस बात की आती है कि कई लोग ये आखिर की लाइन पढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। चलो रिस्क है ना, फिर जाना ही नहीं है उसमें। आई एम हॉरिफाइड, बड़े बड़े अच्छा फैटी सैलरी लेने वाले लोग भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको अभी भी लगता है कि म्यूचुअल फंड्स ये थोड़ा रिस्की है। क्यों रिस्की है? तो वो बार बार ये शब्द पढ़ते हैं ना कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, यहाँ पे रिस्क लगती है। ये लाइन बोल के तो उन्होंने हाथ ऊपर किया है, भाई आपको करना है तो करो निवेश, रिस्क है, इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अगर ये लाइन है तो ये उनको ये बताना उनका कर्तव्य है। इसका अर्थ ये नहीं कि मार्केट रिस्की है और आपको निवेश नहीं करना चाहिए। रिस्क कहाँ नहीं है? बैंक में एफडी करना भी रिस्क है, रिस्की है ना, क्योंकि लंबे समय में जो इन्फ्लेशन में वृद्धि होगी, महंगाई में जो वृद्धि होगी, उसके सामने आप बैंक में कितना रिटर्न कमा रहे हैं, कितना इंटरेस्ट कमा रहे हैं, और उस हिसाब से लंबे समय के बाद अगर आपको ये ज्ञात हुआ कि महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बैंक में जो रिटर्न्स मिले हैं वो बहुत कम है, तो फिर आप वापस टाइम मशीन के द्वारा पीछे नहीं जा सकते और आपकी गलती करेक्ट नहीं कर सकते। तो ये तो रिस्क ही बन गई ना। किसकी गारंटी ले रहे हैं आप? जहाँ हमारी खुद की गारंटी नहीं है, पता नहीं कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, तो वहां पे आपके पैसे की आप क्या गारंटी लेते हैं? आपकी संपत्ति की आप क्या गारंटी लेते हैं? है ना, रिस्क तो सभी जगह पे है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। छुरी का उपयोग करते वक्त अगर दुखापत होती है, वो लग जाती है, तो खून निकल सकता है और बहुत ज्यादा खून निकल सकता है, और बहुत ज्यादा खून निकलने से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसका अर्थ कोई सब्जी काटने के लिए छुरी नहीं यूज करता क्या? यूज करता ही है ना, हर कोई करता है। तो केवल वही शब्द अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका व्यू जो है वो पूरा गलत हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो म्यूचुअल फंड के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड। कई लोगों का ये मानना है कि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर बाजार में निवेश करवाते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है। कई सारे म्यूचुअल फंड शेयर बाजार का मुंह भी नहीं देखते, उनका और बाजार का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं होता। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अधिकतर आपका पैसा इक्विटी मार्केट में निवेश करवाने वाले म्यूचुअल फंड, जिनको इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं, जिसमें उतार चढ़ाव रहेगा, रिस्क भी रहेगी और रिटर्न्स भी ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। आमतौर पे आपकी जो धारणा है कि म्यूचुअल फंड में 12 से 15% रिटर्न मिलते हैं, तो वो डेट म्यूचुअल फंड नहीं देता है, वो इक्विटी म्यूचुअल फंड ही देता है और दे सकता है, ठीक है। दूसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड में क्या होता है? थोड़ा डेट मार्केट में निवेश होता है, थोड़ा इक्विटी मार्केट में निवेश होता है। और तीसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड यानी क्या? पहले मैं डेट समझा दूं, फिर आपको हाइब्रिड समझ में आ जाएगा। इक्विटी तो समझ में आ गया। डेट मतलब क्या? वो फंड मैनेजर आपका पैसा ऐसी जगह पे निवेश करता है जहां से उसको इंटरेस्ट काइंड ऑफ रिटर्न मिलते हैं, टाइम बाउंडेड इंटरेस्ट काइंड ऑफ रिटर्न्स मिलते हैं, और वो रिटर्न्स वो आप तक पहुंचाता है। तो डेट प्रोडक्ट्स यानी क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, उसके साथ साथ कॉर्पोरेट डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पता है आपको? कर्ज रोके। कोई भी कंपनी 2 प्रकार से अपना कैपिटल राइज करती है। एक तो इक्विटी शेयर्स बेच के, आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, इसके द्वारा लोगों को शेयर्स की ऑफर करके उनसे पैसा जुटाती है, या फिर डेट कैपिटल द्वारा वो पैसा जुटाती है। तो डेट कैपिटल में क्या होता है? वो किसी बैंक से कर्ज लेती है, या फिर आप जैसे लोगों से, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर से भी कर्ज के रूप में पैसा लेती है। तो इसको कहते हैं डिबेंचर्स, कर्ज रोके। और जब आप डिबेंचर्स खरीदते हैं, यानी उस कंपनी में निवेश करते हैं एज अ डिबेंचर होल्डर, तो एक तरह से आप प्राइवेट लेंडर होते हैं, आप कर्जदाता होते हैं कंपनी के लिए, और आपसे वो जो पैसा लिया जाता है वो कर्ज के स्वरूप में कंपनी लेती है। वो डिबेंचर्स जो सर्टिफिकेट आपको कंपनी इशू करती है, उसमें उसका पूरा विवरण लिखा होता है कि वो पैसा कितने टेन्योर के लिए, कितने समय के लिए कंपनी ले रही है, कितने ब्याज दर से वो कंपनी पैसा ले रही है आपसे, और उसका ब्याज का जो रिटर्न है वो किस प्रकार से कंपनी आपको करेगी। तो क्वार्टरली
इंटरेस्ट पेड करेगी या एनुअली इंटरेस्ट पेड करेगी या जो भी टेन्योर है उसके बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपको रिटर्न पेड करेगी। इसका पूरा विवरण उस डिबेंचर्स में लिखा होता है, सर्टिफिकेट में लिखा होता है। तो वो भी आप डीमेटेरियलाइज स्वरूप में रख सकते हैं आपके डीमैट में, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स पे। इसमें रिस्क है क्या? तो उसमें रिस्क है, क्योंकि आपने एक कंपनी को पैसा दिया है कर्ज के रूप में, तो कल जाके कंपनी के साथ कुछ गलत होता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कंपनी किसी भी हाल में आपका पैसा नहीं लौटा सकती। तो ऐसे में कुछ समय के लिए आपका पैसा अटक सकता है वहीं पे, शायद आपका इंटरेस्ट लॉस भी हो सकता है, शायद इंटरेस्ट में कंपनी डिफॉल्ट कर दे, या फिर आपके मुद्दल में भी आप कंपनी डिफॉल्ट हो सकती है। तो ऐसा भी संभव है, मगर ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है। अगेन यही शब्द आप ध्यान में मत रखिएगा, है ना। किसी को कंपनी को कर्ज के रूप में पैसा दिया और वो डूब जाता है, ऐसा नहीं होता है। मैंने जैसे बताया कि ये हो सकता है। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड सही है, चलो हमारा गवर्नमेंट भारत सरकार है, श्रीलंका के बॉन्ड्स में क्या होगा? देश की हालत भी इम्पोर्टेंट है ना, तो रिस्क वहां पे नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते, बराबर ना। अभी भारत की स्थिति आर्थिक रूप से अच्छी है, सुदृढ़ है, यहाँ पे कोई क्राइसिस नहीं है, पूरे दुनिया में अभी ज्यादा बड़े क्राइसिस नहीं है, तब सभी स्थिति अच्छी है। हमारे पीढ़ी ने या हमारे पहले 2 पीढ़ियों ने भी ग्रेट डिप्रेशन नाम की चीज देखी नहीं है। ग्रेट डिप्रेशन ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद और दूसरे विश्व युद्ध के पहले, इसके दरमियान में लगभग 30 साल ग्रेट डिप्रेशन यानी बहुत बड़ी मंदी दुनिया भर में फैली हुई थी। वो इतनी भयंकर थी कि पूरी दुनिया उस ग्रेट डिप्रेशन से जूझ रही थी। इसको मैं सौभाग्य नहीं कहूंगा, किंतु हम उस आग से नहीं झुलस रहे थे। उसके कुछ कारण थे। एक तो पहले उस समय हम गुलामी में थे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम पर नहीं हुआ, वैसे भी हम ऑलरेडी इम्पैक्ट झेल रहे थे। दूसरी बात, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी कृषि केंद्रित थी और ग्राम केंद्रित थी। गांव का पैसा, गांव का कैपिटल और गांव का जो व्यवहार हुआ करता था वो गांव में ही रहता था। तो हम ग्राम केंद्रित होने के कारण और दुनिया के साथ सीधा व्यापार न करने के कारण, सीधा नहीं कर रहे थे ना, हम कर रहे थे मगर अंग्रेज कर रहे थे व्यापार, और यहाँ की साधन संपत्ति का वो शोषण कर रहे थे। तो उसके कारण हम आर्थिक मंदी से नहीं जूझ रहे थे। मनमोहन सिंह जी जब अर्थ मंत्री थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और वो सही था। उनका ये स्टेटमेंट था कि भारत की अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है वो हमारी प्राचीन सभ्यता से आता है और वो ढांचा इतना अच्छा है कि दुनिया भर में भी अगर मंदी आती है तो भारत उससे ज्यादा आहत नहीं होता है। उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारे यहाँ पे हर सप्ताह भरने वाला बाजार, आज भी हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, आज तो शहरों में भी लगता है आठवड़ी बाजार, यानी हर सप्ताह में भरने वाला बाजार। तो उस समय क्या होता था कि हर सप्ताह में एक बार पैसा और वस्तुओं का विनिमय होता था और हर सप्ताह मार्केट में कैश फ्लो जनरेट होता था एवरी वीक। तो उसके कारण इम्पल्सिव कैश फ्लो मार्केट में आता था और वो बहुत हेल्दी था और हेल्दी है आज भी। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे इतने सारे त्योहार हैं, साल के 365 दिन है, मगर 2000 से ज्यादा त्योहार है हमारे पास, है कि नहीं? देखिए आप, हमारे यहाँ पे विभिन्नता है, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे पंथ है, तो हर एक का कुछ न कुछ तो रहता है। आप कैलेंडर देखिए, हर एक दिन किसी न किसी की तो जयंती रहती है, किसी न किसी का कोई व्रत रहता है, या किसी गांव का उत्सव रहता है, यात्रा रहती है। तो हर जगह पे कहीं ना कहीं पे इकोनॉमी में चर्निंग होता है। उसके साथ साथ बड़े बड़े त्योहार होते हैं। केवल आप गणपति फेस्टिवल देखिए, सार्वजनिक गणेश उत्सव जो चालू किया है, लोकमान्य तिलक जी को हमें धन्यवाद देना चाहिए। इतनी बड़ी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पे केवल गणपति उत्सव में। कितने लोग डिपेंड है, आप कल्पना नहीं कर सकते। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में जो जो लोग इन्वॉल्व है वो भी, डेकोरेशंस में जो इन्वॉल्व है वो भी, खान पान की सामग्री बेचने वाले लोग भी वो भी, फूड आइटम बनाने वाले लोग भी, ट्रांसपोर्ट वाले भी, डीजे वाले भी, ढोल ताशा वाले भी, फूल वाले भी, सब्जी वाले भी, तो कई सारे लोग इन्वॉल्व होते इसमें। तो ग्रेट डिप्रेशन जैसी स्थिति हमें अभी तक छुई नहीं है और छूने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो अर्थनीति है वो बहुत प्राचीन सभ्यता का एक विषय भाग है और हमारे जो पुरखे हैं उन्होंने बहुत विचार से सारी प्रक्रिया बनाई है। हमारे यहाँ पे 12 बलूचेदार हुआ करते थे, आज भी है। साल भर में हर किसी को कोई न कोई तो आर्थिक प्रोटेक्शन मिले, उस हिसाब से त्योहार बनाए गए। देखिए आप, कोई मटका अगर आप किसी से खरीदते हैं तो अगर आप अच्छे से यूज कर रहे हैं तो वो सालों साल चलेगा। फिर भी साल भर में फिर आप किसी कुंभार के पास नहीं जाएंगे, है कि नहीं? मटका लेने के लिए क्यों जाएंगे ना? एक बार आपके पास मटका है और वो मटका अच्छा है तो फिर आप नहीं जाएंगे। मगर साल भर में ऐसे त्योहार है जहाँ पे आप उसके पास जाते हैं, दिवाली के समय आप पंटी लेते हैं उससे, या फिर
संक्रांति के समय वहां पे हम छोटे मटके लेते हैं, दही हांडी के वक्त वो हांडी लेते हैं, तो साल भर में उसको बीच बीच में इम्पल्सिव इकोनॉमिक गेन मिलता था, हर किसी को मिलता था, है कि नहीं? तो ये हमारी ग्राम केंद्रित अर्थव्यवस्था होने के कारण हम मंदी के शिकार नहीं हुए। और अभी भी बीच में 2-3 बार बड़ी मंदियां आई दुनिया भर में, मंदी सदृश परिस्थिति निर्माण हुई, फिर भी हम पर उसका इतना प्रभाव नहीं हुआ। इसका कारण भी हमारी अर्थव्यवस्था आज भी कृषि केंद्रित है, तो हम हमारे घर में बहुत ज्यादा सुरक्षित है, ये फैक्ट है। दुनिया भर का माहौल इतना अच्छा है ऐसा नहीं है, राजनीतिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। जिनको आज विकसित अर्थव्यवस्था के स्वरूप में हम जानते हैं, उनकी मर्यादाएं भी आज स्पष्ट हो रही है। अमेरिका जैसा देश जो इतना महत्वाकांक्षी है, डॉलर का निर्माण और मार्केट में उसका फ्लो वो स्वयं नियंत्रित करता था, जबकि दुनिया भर के सभी देश वर्ल्ड बैंक के अधीन थे, तब भी डॉलर वो अपने हिसाब से छापता था। मार्केट में करेंसी का फ्लो अपने हिसाब से बढ़ाने वाला भी अमेरिका हाल ही में 2 बार आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, अभी भी जूझ रहा है। सब प्राइम इशू की बात करें, उस समय भी अमेरिका में हालत खराब थी। अभी न भूतो न भविष्य थे, ऐसी वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट वहाँ पे बढ़ गया है। तो ये स्थितियाँ जो है वो शाश्वत नहीं उनके लिए कोई भी। जापान जैसा देश भी आज आर्थिक स्थिति से उलझ रहा है। चाइना में भी ऐसे क्राइसिस आ गए। जितनी उनकी महत्वाकांक्षा अधिक है, उन महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से उनकी आर्थिक मंदी की स्थिति भी बहुत गंभीर होती है, उसके परिणाम भी उनके लिए गंभीर होते हैं। हम आज दुनिया के मध्यवर्ती होने के साथ भी आइसोलेटेड है कुछ हद तक। तो इसीलिए तो हमारे प्रधानमंत्री अभी बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, पूरा आत्मनिर्भर। जितना हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो मतलब हमारी सारी जरूरतें हम स्वयं ही पूर्ण कर सके, तो बाहर की जो मंदी की जो आग है दुनिया भर की, उससे हम बच पाएंगे। और उसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट ड्रिवन अगर हमारी इकोनॉमी बन जाती है, तो दुनिया भर के बाजार से हमारे पास पैसे का भी एक फ्लो आएगा। तो इसीलिए इसके लिए जितना जल्दी हो सके उतना आत्मनिर्भर हमें बनना चाहिए बाय ऑल एस्पेक्ट। अब यहाँ हमारा इकोनॉमी का लेक्चर नहीं है, किंतु डेट मार्केट जो होता है, नहीं ये बहुत एक्सपोर्ट ड्यूटी इथे शॉर्टेज होतं ना। पाकिस्तानची अशी हालत की तो दुबईहून आपला कांदा तिकडे जातो, ते दुबईकडून घेतो आणि नंतर ह्यांचा कांदा बंद केला। हमारे उनकी तुलना नहीं हो सकती। नहीं, तुलनात्मक उसी हिसाब से देख सकते हैं कि हम और वो एक साथ आजाद हो गए। मैं तो ये कहूंगा कि हमें केवल 1947 में आजादी नहीं मिली, वैसे तो कई सारे आक्रमण आए, उन्होंने कुछ समय हम पर राज करने का प्रयास किया, और फिर बीच बीच में हमारे बहुत सारे योद्धा उत्पन्न हुए, उन्होंने हर बार हमें स्वतंत्रता दिलवाई। तो छत्रपति शिवाजी महाराज भी एक स्वतंत्रता सेनानी ही थे, महाराणा प्रताप भी स्वतंत्रता सेनानी ही थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी स्वतंत्रता सेनानी ही थी। केवल अंग्रेजों से लड़े वही स्वतंत्रता सेनानी है, और तब जाके हमारे राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ है। हमारा राष्ट्र का जन्म हजारों साल पहले से है। इनफैक्ट हम सनातन है, इसका निर्माण कब हुआ ऐसा हम नहीं कह सकते, इसलिए शाश्वत है, इसलिए सनातन है। हम केवल एक दृष्टिकोण से भारत को हमें नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे वगैरह, ठीक है, मगर केवल ये घटना हमारे पूरे राष्ट्र के जीवन में कुछ क्षणों की है। केवल हम कुछ क्षणों के लिए, शायद उस जीवन काल की हम बात करें तो कंपेयर टू अगर हम पूरे ह्यूमन लाइफ देखें, 100 साल का जीवन है, तो भारत का जीवन अगर हम उसको 100 साल में देखें फॉर एग्जाम्पल, तो 150 साल की गुलामी मतलब कितने समय का शासन था? क्षणिक, निमिष मात्र, बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता। हाँ, हम इसका स्मरण करते हैं आजादी का मतलब, उस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारे कई जवानों ने, कई वीरों ने अपनी जीवन की, अपनी सर्वस्व की आहुति दी थी, ये उनका स्मरण है। हिंदुस्तान आजाद था, आजाद रहेगा और आजाद रहे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ये भी सोच गलत है। हम यूनाइट पहले भी थे। अखंड भारत की धारणा भारत में बहुत पहले से थी। भारत में प्रभु रामचंद्र जी का जो समय था, उस समय भी हमारे यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ हुआ करता था। अश्वमेघ यज्ञ मतलब क्या पता है ना आपको? चक्रवर्ती सम्राट। इसका अर्थ नहीं कि वो चक्रवर्ती सम्राट पूरे भारत पर शासन करेगा, मगर वो सुप्रीम रहेगा और सभी बाकी के राजा जो है उसके सहयोग में काम करेंगे, उसके अंडर नहीं, उसके सहयोग के साथ। जहां पे अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को चुनौती दी जाती थी, वहां पे युद्ध होता था और फिर वर्चस्व सिद्ध करना पड़ता था। और ऐसे अश्वमेघ के यज्ञ भारत में कई बार हुए थे। मतलब
प्रभु रामचंद्र जी का समय अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 8,000 साल पहले का है। कुछ लोग उससे भी अधिक पुराना मानते हैं, मगर उतना तो है। उसके बाद सम्राट अशोक ने भी किया था, उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था। तो उस समय भी चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने मिलकर पूरे भारत को जोड़ा था और सिकंदर की जो आक्रमण था उस समय उसको निपटाया था, बराबर ना। तो वैसे भारत यूनाइट था ही। हाँ, राजे रजवाड़े थे तो वो होगा ही ना। एक इतने बड़े देश में अगर जो शक्तिशाली लोग रहेंगे तो वो एक छत में कैसे रहेंगे। आता पण अभी तो पार्टियां हैं, एक पार्टी में 10 लोग पावरफुल होते हैं ना, तो उसमें से 2 तो अपनी अलग पार्टी बनाते हैं। प्रत्येक स्टेट जर म्हणायला लागला आम्हीच पॉवरफुल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, कितना भी हो। फिर ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग आएंगे जो सभी ऐसी शक्तियों का दमन करेंगे और फिर से भारत को अखंड करेंगे। जो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था वही 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। हाँ, वो फ्रंट में थे, सब यूनाइट करके हमला किया। और वो कैसा था कि हमला जैसे जैसे अंदर आएगा ना तो बहुत बड़ा संघर्ष करना है, हर एक ने इतना संघर्ष करना है कि पूरा जल जाना है, मगर इसको अंदर नहीं जलाना है। तो पहले जो बॉर्डर के जो जनपद कहाँ कहते हैं, जनपद, वो छोटा सा राजा और उसका राज्य क्षेत्र है जनपद। तो हर एक जनपद की स्ट्रैटेजी ये थी कि पूरा जोर लगा के सबने लड़ना है। एक कुछ जगह पे तो ऐसा हुआ कि सभी नागरिक भी लड़ गए, इतना कठोर प्रतिकार किया कि उसको लगा कि अरे हम अंदर घुस रहे, यहाँ पहले 1-2 झटके में ही हमारी बहुत सारी सेना मर गई, तो आगे जैसे हम अंदर घुसेंगे तो फिर हमारा सर्वनाश होगा। तो एक जगह पे तो उसको पूरा ट्रैक किया पुरु ने, तो फिर उसने हार मान ली और भाग गया वो। और बाकी सभी राजाओं ने उसको सपोर्टिव सेना भेजी, सब प्रतिकार करते रहे। अभी जहां बॉर्डर पे हल्ला हुआ है उस समय का जो वहां पे जो जनपद रहेगा वो सबसे ज्यादा आहत होगा ना उस समय, और सबसे ज्यादा शक्ति ऊर्जा उसी की लगेगी उस युद्ध में। तो संकट को पहचाना उस समय के लोगों ने, और सभी राजाओं ने एक साथ आना स्वीकार किया। और सभी राजा उस समय भी अलग अलग भाषाओं और अलग अलग पंथों के साथ राज्य करते थे। तो एक राष्ट्र की अवधारणा उससे भी पहले से हमारे पास थी। अभी अंग्रेज और उसके बाद ये कम्युनिस्ट चमचों ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को बिगाड़ दिया है। हमें जाति भेद ज्यादा उलझाया हमें अभी। हाँ, अंग्रेज और कम्युनिस्ट। हाँ, ओके। तो डेट मार्केट डिबेंचर्स के बारे में हमने चर्चा की। तो डिबेंचर यानी क्या, कॉर्पोरेट डिबेंचर यानी एक तरह से आप प्राइवेट लेंडर होते हैं। अभी एक किसी कंपनी का डिबेंचर खरीदना ये थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि हमने अगर 1 लाख रुपए हमारे पास है और 1 लाख रुपए के किसी एक ही कंपनी के डिबेंचर्स लिए, तो हो सकता है कि बहुत रेयरली होगा, मगर वो कभी कंपनी डूब जाती है तो हमारे 1 लाख रुपए हम प्रतीक्षा में बैठेंगे, वो कब मिलेंगे भी या ना मिलेंगे। मगर अगर हम डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो क्या होगा, हम अगर 1 लाख रुपए डेट म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो वो डेट म्यूचुअल फंड मैनेजर 50 अलग अलग कंपनियों के डिबेंचर्स में निवेश करता है। उसका परिणाम क्या होता है, कोई अगर एक कंपनी भी डिफॉल्ट होती है तो उसकी निवेश की जो मात्रा है वो केवल 2% की है। मेरे पास 100 रुपए है और मैंने 50 कंपनियों के 2-2 रुपए के डिबेंचर्स लिए और एक कंपनी डिफॉल्ट हो गई, वो कैपिटल भी रिफंड करने की हालत में नहीं है, तो भी मेरा कितना नुकसान होगा, 2 रुपए का। बाकी 98 रुपए तो वैसे ही है, 98 रुपीज, और उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 2 रुपए के नुकसान से भी अधिक रहेगा प्रॉफिट में। तो वहां पे नुकसान कितना हो सकता है। एक डिबेंचर में आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलेंगे मगर रिस्क है। मगर डेट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, डेट म्यूचुअल फंड में भी डेट म्यूचुअल फंड मतलब पर्टिकुलर डिबेंचर में निवेश करने वाला म्यूचुअल फंड, इसमें आपको इंटरेस्ट जो होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ये शब्द नहीं यूज होता है, यहाँ पे रिटर्न ये शब्द यूज होता है। और जो रिटर्न होता है वो वैरी हो सकता है। इस साल मिलने वाला रिटर्न 7.5% है, अगले साल 8.5% हो सकता है, फिर 7% हो सकता है, फिर 7.5% हो सकता है, एक आध दूसरे क्वार्टर में 6% तक भी आ सकता है। भले फिक्स इंटरेस्ट काइंड ऑफ रिटर्न मिले तो भी इसके जो हमें मिलने वाले रिटर्न से वो थोड़े वैरी होते हैं, और जो भी नुकसान हो सकता है वो इंटरेस्ट में हो सकता है, कैपिटल में जनरली आज तक नहीं हुआ है कि नहीं। तो डेट म्यूचुअल फंड आपको बैंक में एफडी करने से अच्छे रिटर्न देंगे। आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर ने भी थोड़ा सा डिबेंचर का अगला स्वरूप लाया है। अभी वो क्या करते हैं, डिबेंचर ये शब्द यूज नहीं करते। डिबेंचर के बारे में ये भी मैं आपको बता दूं कि डिबेंचर्स ये कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल 2 प्रकार के होते हैं। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स मतलब वो डिबेंचर्स बाद में आप शेयर्स के स्वरूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने पैसा दिया कर्ज के रूप में,
बाद में उनसे आपने पैसा लिया वापस, तो मतलब डिबेंचर्स आपने लिक्विडेट किया, और उसके बदले अगर आपने शेयर्स लिए तो वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, मतलब वो खरीदते वक्त ही आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि कन्वर्टिबल है या नॉन कन्वर्टिबल है। जो डिबेंचर्स कन्वर्टिबल है वही कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में, अदरवाइज वो कन्वर्टिबल नहीं है तो वो केवल डिबेंचर्स रहेंगे और आपको पैसा ही वापस मिलेगा। ठीक है, अभी बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही है, डिबेंचर्स के स्वरूप में पैसा नहीं ले रही है, कंपनी डिपॉजिट्स के नाम पे पैसा ले रही है। एज गुड एज आपने बैंक में एफडी की, तो बैंक में अगर एफडी की तो बैंक को आपने लोन दिया, ऐसा कहते हैं कि हम एक तरह से वही है, मगर ना बैंक आपको ये कहते कि हमने आपसे लोन लिया है, ना ही हम ये सोचते कि हमने बैंक को लोन दिया है। हमने बैंक में डिपॉजिट किया है फिक्स इंटरेस्ट के साथ, और आगे चल के उससे बैंक बिजनेस करती है और आपको उससे जो पैसा कमा के इंटरेस्ट के साथ आपका मुद्दल भी वापस करती है। वैसे अभी आजकल कॉर्पोरेट ने भी कॉर्पोरेट डिपॉजिट के स्वरूप में पैसा लेना शुरू किया है, तो डिबेंचर में थोड़ा भाव अलग हो जाता है और डिपॉजिट में थोड़ा सा भाव अलग हो जाता है, आपको इंटरेस्ट काइंड ऑफ ही रिटर्न मिलेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब कभी कंपनी लिक्विडेट होती है या कंपनी कोई बंद शटडाउन करने की प्रोसेस में आ जाती है, तो सबसे पहले जो डिबेंचर वाले जो निवेशक है ना, उनको पहले कंपनी निपटाती है। निपटाती मतलब रिटर्न करती है, वैसे निपटाती नहीं है। ठीक है, पहले उनका भुगतान करती है कंपनी, और बाद में जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो सबसे लास्ट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर इज अ होस्ट ऑफ द कंपनी, वो कंपनी का मालिक होता है। मालिक होने के कारण आखिर में कुछ बचा तो उसका, नहीं बचा तो उसका कुछ नहीं, मगर बाय लॉ सबसे पहले डिबेंचर इन्वेस्टर जो रहेंगे उनको उनका पहला भुगतान करना अनिवार्य होता है। ठीक है, बाकी रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह होती है, इसके कारण वैसे भी डिबेंचर उतना रिस्की नहीं होता, किंतु एक आध बार वंस इन द ब्लू मून हो सकता है। ठीक है, तो डिबेंचर म्यूचुअल फंड और भी आसान है निवेश के लिए, और भी रिस्क फ्री है, एक तरह से 100% रिस्क फ्री के आसपास है वो। उसमें जो इंटरेस्ट में नुकसान हो सकता है उसमें आरबीआई पॉलिसीज वगैरह उसका भी रोल होता है, उसके कारण भी उनमें क्या होता है, इंटरेस्ट में बदलाव आ सकते हैं, कम या ज्यादा हो सकता है। दूसरा होता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में क्या होता है, इसको हम लिक्विड म्यूचुअल फंड कहते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, वो पैसा वो कहाँ पे निवेश करते हैं, तो आरबीआई की ट्रेजरी बिल्स में निवेश करता है। और वो निवेश का जो तरीका होता है वो इस प्रकार से होता है कि आरबीआई के ट्रेजरी बिल्स में वो बिलो 90 डेज के जो छोटी छोटी एफडीज होती है वहां पे निवेश करता है। तो आरबीआई के ट्रेजरी बिल में जो पॉकेट इन्वेस्टमेंट करेगा वो, तो एक पॉकेट अगर उसने निवेश किया तो वो 45 दिन का उसका टेन्योर रहेगा, किसी का 30 डेज का रहेगा, किसी का 60 दिन का, किसी का 90 डेज, अबव 90 डेज किसी का टेन्योर नहीं रहेगा। तो छोटे छोटे समय के मर्यादा के हिसाब से वो छोटी छोटी एफडीज पॉकेट वाइज करेगा वो फंड मैनेजर, आपके पैसे से आरबीआई की ट्रेजरी बिल्स में निवेश करेगा, और वो रोज उसके पास पैसा आता है लिक्विड फंड में, और वो रोज निवेश करता है, और पुराना निवेश का रोज पैसा उसके पास आता रहता है। एक तरह से उसके पास लिक्विडिटी रहती है। जैसे किसी बैंक में आप जाएंगे और कैशियर के पास सामने जाएंगे, तो आप जैसे कई लोग वहां पे आते होंगे, कुछ लोग कैशियर के पास डिपॉजिट करवाएंगे, कुछ लोग पुराना डिपॉजिट विड्रॉ करेंगे। तो कैशियर के पास हमेशा एक लिक्विडिटी रहती है, जो लिक्विडिटी हम उसका उपयोग हमें बैंक के सेविंग अकाउंट में होता है। बैंक सेविंग अकाउंट में क्या हमें मिलता है, बड़ा इंटरेस्ट नहीं मिलता, किंतु हमें लिक्विडिटी मिलती है। जब चाहे मैं पैसे निकालूं, जब चाहे पैसे डिपॉजिट करूं। यही फैसिलिटी या यही एडवांटेज आपको लिक्विड म्यूचुअल फंड में भी मिलता है, किंतु लिक्विड म्यूचुअल फंड में आपको बैंक सेविंग से अच्छे रिटर्न्स मिलता है। मतलब बैंक सेविंग पे आपको अगर एनुअलाइज 3% या 2.5% रिटर्न मिल रहा है, वो भी क्वार्टरली एवरेज डिपॉजिट वैल्यू के ऊपर मिलता है। यहाँ पे आप जितने समय के लिए निवेश करेंगे उतने समय तक का जो ब्याज है, एक तरह से रिटर्न है, वो आपको मिलता रहेगा अराउंड सेम बैंक सेविंग के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। समझ में आ रहा है? इसकी चर्चा हम कल करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, और आगे के विषय पर भी हम फोकस करेंगे। थोड़ा आज इकोनॉमी पे ज्यादा चर्चा हुआ हुई, मगर ये पता होना चाहिए ब्रॉड लेवल पे, हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमी कैसे बनती है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। कल हम सारे डेट म्यूचुअल फंड, उसके बाद हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कवर करेंगे, उसके साथ साथ इक्विटी के भी कुछ म्यूचुअल फंड कवर करेंगे। खासतौर पे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ समय मिला तो हम इक्विटी मार्केट और इनकम टैक्स इसके विषय पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।